हेलो बच्चों, माई सेल्फ सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल MKS ट्यूटोरियल्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है और आज हम लोग सीखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो चलिए आइए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नोटबुक्स पर हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अच्छा, अब देखो, लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया था कि सपोज़ तुम्हारे पास एक चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच में अगर सेपरेशन R है तो उस केस में अगर दोनों ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं तो ये जो फोर्स है ये बराबर होता था K Q1 Q2 अपॉन R² के। जहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो K है इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मैंने कहा था ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसका वैल्यू होता था 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। अब देखो, इमेजिन करो कि इसी सिस्टम को मैं एक मीडियम में रख देता हूँ। ठीक है, लेट अस से मैं इस सिस्टम को एक ऑयल में रख देता हूँ, ऑयल में या किसी भी और लिक्विड में रख देता हूँ। तो अब होगा क्या कि इस बार ये दोनों चार्जेस जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, अब वो F नहीं होगा, अब वो F से चेंज करके कुछ Fm हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, लेट अस से F/4 हो जाएगा। तो इस बार फोर्स बदल गया ना, पहले ये जो फोर्स है ये F लग रहा था और अब जो है ये फोर्स F/4 हो गया। तो ये जो फोर्स है ये पिछली बार से डिक्रीज हो गया। कारण क्या है? असल में इस बार क्या होगा, जो ये K है जो कि पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ये K बदल जाएगा। अब की बार जो ये K है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है? ये जो एप्सिलॉन है ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे ये जो एप्सिलॉन नॉट था ये था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो एप्सिलॉन है ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आखिर क्या होता है, क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का? यहाँ पर जो ये परमिटिविटी वर्ड लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है? परमिट का मतलब होता है अलाउ करना। ठीक है, परमिट का मतलब अलाउ करना। किस चीज़ को अलाउ करना? आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ इस फिगर में देख पा रहा हूँ, ये Q1 चार्ज और Q2 चार्ज ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। हर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर धक्का लगा रहे हैं, दोनों जो है एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि किसी एक चार्ज के हाथ निकल आते हैं दूसरे चार्ज को पकड़ करके धक्का लगाने के लिए? ऐसा तो नहीं कुछ होता है ना। तो फिर इसके पीछे का आखिर मैकेनिज्म क्या है? असल में देखो, जब भी दो चार्जेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करने से मेरा मतलब है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वेदर दे आर रिपेलिंग या और अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो उस केस में होता क्या है कि हर एक चार्ज अपने अराउंड कुछ फील्ड डेवलप करता है। जैसे ये Q1 चार्ज भी अपने अराउंड कुछ फील्ड डेवलप करेगा, ये Q2 चार्ज भी अपने अराउंड कुछ फील्ड डेवलप करेगा। उस फील्ड के अंदर अगर दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है फोर्स लगाने का? चार्जेस डायरेक्टली नहीं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, चार्जेस अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन डेवलप करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस दूसरे चार्ज पर फोर्स लगता है। इस तरीके से दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब यहाँ पर ये जो परमिटिविटी वर्ड है इसका क्या मतलब है? असल में परमिटिविटी का मतलब है परमिट करना, अलाउ करना। किसको अलाउ करना? मीडियम को अलाउ करना। मीडियम को अलाउ करना कि जाकर के इन चार्जेस की फील्ड के साथ इंटरफेयर करो और इनकी फील्ड को वीक करो। अब सोचो, अगर इन चार्जेस की फील्ड वीक हो जाएगी तो क्या होगा? चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे वो कम हो जाएगा।
इसी वजह से किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, उस मीडियम में अगर हम चार्जेस को रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स उतना ही कम हो जाता है। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय परमिटिविटी। तो कोई आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का क्या मतलब होता है किसी मीडियम की, तो आप उसको सिंपली बस ये बोलोगे कि किसी मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो मीडियम है वो उतना ज़्यादा केपेबल है चार्जेस की फील्ड के साथ इंटरफेयर करने में। किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो मीडियम जो है चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करने में बहुत ज़्यादा केपेबल है। तो जब भी कभी आप चार्जेस के सिस्टम को किसी ज़्यादा परमिटिविटी वाले मीडियम में रखते हो तो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो कुछ भी है वो उतना ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फील्ड डेवलप हुई परमिटिविटी की। खैर, तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है। अच्छा, यहीं पर हम एक टर्म बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही बात है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमारा क्या मतलब है? असल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो किसी भी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमको ये बताता है कि उस मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो कितने टाइम्स ज़्यादा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। ठीक है, सपोज कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। ऐसी बस मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो इसका मतलब ये है कि उस मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस से 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर मुझे किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना है मैथमेटिकली, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर ये जो n है वो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो आई कैन सिंपली से कि किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, बात एकदम क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, अ सिस्टम ऑफ 2 point charges exert a force F on each other when kept in vacuum. If the same system is kept in a medium with dielectric constant 2 and the distance between them is reduced to half, then calculate the new force of interaction among them. तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। हाँ भाई, पॉज करके ट्राई कर लिया? ठीक है, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखो, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या बताया हुआ है। 2 चार्जेस हैं, तो लेट अस से पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 एंड लेट अस अज्यूम कि दोनों चार्जेस के बीच में शुरुआत में सेपरेशन 2r है। तो अगर मुझे इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है F, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 2r का स्क्वायर। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज करके लिख लूँ तो आई कैन से F इज इक्वल टू 1/16πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। भाई ये देखो, यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है, ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 16, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1/16πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है एकदम। अच्छा, अब देखो सेकंड केस में क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे सिस्टम को एक मीडियम में रख देते हैं और उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमको कितना गिवन है? 2।
और इस बार जो है इन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन को हाफ कर देते हैं। तो अगर शुरुआत में सेपरेशन 2r थी तो इस बार दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन r हो जाएगी। तो आई कैन सेफली से कि इस बार जो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा होगा उसको मैंने f डैश बोल दिया। तो जो f डैश है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का 2 है ना, तो इसका मतलब जो परमिटिविटी होगी मीडियम की वो कितनी होगी 2 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसलिए 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो अब की बार ये फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? देखो ये जो ये इतना पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये f ही तो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता था f डैश इज इक्वल टू 2f। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो वीडियो को पॉज करो और इसको जल्दी से नोट डाउन करो। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर हंग बाय द स्ट्रिंग्स and the strings make an angle of 60 degree with each other in vacuum. When the whole arrangement is kept in the liquid of density 500 kg per meter cube, the angle remains the same. Then calculate the dielectric constant of the liquid. The density of the spheres is 1500 kg per meter cube. ठीक है, एंड हमको डायग्राम भी गिवन है क्वेश्चन का। तो दोबारा से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन को। हाँ भाई, पॉज करके ट्राई कर लिया है क्वेश्चन को। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन था कि भाई 2 चार्ज स्फीयर्स हैं और इन दोनों चार्ज स्फीयर्स को हमने क्या किया है, थ्रेड से कनेक्ट कर दिया है। और शुरुआत में ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो वैक्यूम में रखा था और ये दोनों ही थ्रेड्स आपस में 60 डिग्रीज का एंगल फॉर्म कर रही थी। तो कोई भी एक थ्रेड जो वर्टिकल से एंगल बना रही होगी, ऑफ कोर्स 30 डिग्रीज होगा वो। इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन थी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी पूरे सिस्टम को उठा करके एक मीडियम में रख देते हैं एंड ये ऑब्जर्व करते हैं हम कि दोबारा से दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री ही मेंटेन रहता है। तो क्वेश्चन में हमको पूछ लिया गया कि ये कैलकुलेट करके बताओ कि जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है, तो एक काम हम लोग ये करते हैं, किसी भी एक स्फीयर के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन कर लेते हैं। लेट अस से इस स्फीयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस स्फीयर का FBD ड्रॉ करेंगे। तो अगर मैं स्फीयर को एनालाइज करूं तो मुझे कौन कौन से फोर्सेस इस पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो अर्थ इसे mg से अपनी तरफ पुल कर रही है। दूसरा, ये जो स्फीयर जिस थ्रेड से जुड़ा हुआ है वो थ्रेड इसे टी टेंशन से अपनी तरफ पुल करेगी, तो थ्रेड इसके ऊपर टी टेंशन जो है अपनी तरफ लगा रही है। और इस स्फीयर को ये जो दूसरा वाला स्फीयर है वो रिपेल कर रहा होगा, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है स्फीयर पर। यही सारे फोर्सेस मुझे स्फीयर पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो टेंशन थ्रेड ने इसके ऊपर एक्सर्ट करी है, इसके हम लोग कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका नाम हमने रख दिया Ty और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका नाम हमने रख दिया Tx। अच्छा, अब अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो सिमिलरली ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये जो Ty है ये कितना हो जाएगा T cos थीटा, और जो Tx है वो कितना हो जाएगा T sin थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब भाई ये स्फीयर तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो अगर मैं y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो T cos थीटा है वो बराबर हो जाना चाहिए mg के। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक वैसे ही अगर मैं x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, ठीक है,
तो एक्स डायरेक्शन में देखो मुझे कौन कौन से फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन का और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टी साइन थीटा बराबर हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन से, तो भाई ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। तो ये कितना बन जाएगा, टैन थीटा टी टी तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन डी स्क्वायर एम जी। ठीक है, तो ये तो कब बात हुई, ये टैन थीटा हमने कब कैलकुलेट करा, जब ये पूरा का पूरा सिस्टम वैक्यूम में था। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो, फिर रब करके मैं आगे सॉल्व करता हूँ। चलो जल्दी से पॉज करके पहले इतना नोट करो। ओके, तो ये मैं रब कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी पूरे सिस्टम को अब की बार हम लोगों ने एक मीडियम में रख दिया है। ठीक है, तो दोबारा से हम लोग एक काम करते हैं, इसी चार्ज का FBT फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो अर्थ से mg से अपनी तरफ पुल कर रही है, जिस थ्रेड से ये बॉडी कनेक्टेड है वो इसे टी टेंशन से अपनी तरफ पुल कर रही है। इस टेंशन के अगर मैं कंपोनेंट्स कर दूं तो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, इसको हमने बोल दिया Ty, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हमने बोल दिया Tx। अब ये वाला जो चार्ज है, इस वाले चार्ज को नए फोर्स से रिपेल कर रहा होगा, तो उसको मैंने नाम दे दिया F'। ठीक है, क्योंकि मीडियम में जो है फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात हमको एकदम क्लियर है। अच्छा, अब भाई उस मीडियम की वजह से इस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ बॉइंट फोर्स भी तो लगेगा, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर बॉइंट फोर्स भी लग रहा होगा। तो जितने सारे फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे थे, मैंने सभी के सभी इस फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो व्हाट आई कैन से, जो Ty है वो बराबर हो जाएगा टी कॉस थीटा के, और जो Tx है वो बराबर हो जाएगा टी साइन थीटा के। तो ये तो हमने Ty और Tx लिख दिए। अब मुझे बॉइंट फोर्स लिखना है, तो बॉइंट फोर्स क्या होता था, बॉइंट फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, बॉइंट फोर्स को हमने कहा था इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये जो बॉडी है, ये जिस लिक्विड में रखी हुई है उसका कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है, m/1500। ये क्या आ गया, ये तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आ गया। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो ये क्या आ गया, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं g से, तो फाइनली ये हमारे पास क्या आ गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो लिक्विड की वजह से जो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर बॉइंट फोर्स लग रहा था वो कितना था, B इज इक्वल टू mg/3। अच्छा, तो बॉइंट फोर्स की वैल्यू भी हमको पता लग गई। अच्छा, अब ये जो चार्ज पार्टिकल ये है तो इक्विलिब्रियम में ही, तो इसका मतलब y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 और x डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0। तो अगर हम y डायरेक्शन में बात करें तो हम कह सकते हैं y डायरेक्शन में देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टी कॉस थीटा और b, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg। तो मैं कह सकता था टी कॉस थीटा प्लस b की वैल्यू हमने mg/3 कैलकुलेट करी, तो मैंने कहा टी कॉस थीटा प्लस mg/3 इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो इसको और आगे रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते थे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg माइनस mg/3, तो कितना हो जाता 2mg/3। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अगर मैं x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की बात करूं, तो x डायरेक्शन में तो टी साइन थीटा और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो मैं क्या कह सकता था, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4π। अब देखो अब की बार सिस्टम मीडियम में रखा हुआ है, तो अब की बार मैं एप्सिलॉन नॉट थोड़ा ना लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था ना, अब की बार तो मैं मीडियम की परमिटिविटी लिखूंगा। अच्छा,
लेटस से मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट n है। तो अगर मैं कह रहा हूँ मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट n है तो मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, n एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई n एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया, 1/4 पाई n एप्सिलॉन नॉट इंटू QQ अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, तो x डायरेक्शन में भी मैंने जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख दी, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। तो दोबारा से हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, तो अब सारी की सारी जगह यूज़ हो गई है। पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं आप। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4n पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 3/2mg। तो ये क्या बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू 3q स्क्वायर अपॉन 8n पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर mg। तो सेकेंड वाले केस में tan थीटा की वैल्यू इतनी निकल करके आ गई, और जो पिछला वाला केस था जब हमारा सिस्टम वैक्यूम में रखा था तब हमने tan थीटा कितना कैलकुलेट किया था, q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर mg। अच्छा, और थीटा जो है वो एज इट इज़ मेंटेन्ड है, ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था। तो इसका मतलब tan थीटा को हम लोग 3q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर mg भी लिख सकते हैं, या फिर tan थीटा को हम q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर mg भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर mg इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर mg। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर mg और पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर mg कैंसिल आउट हो गया, ये 4 और 8 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जब इस सारे को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं लिख पाऊंगा n इज इक्वल टू 3/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसकी वैल्यू थी 3/2। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो सारा कुछ। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो सभी लोग नोटबुक्स पर आप हेडिंग डाल लो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चलो आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां हमको एक XY प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2। जो ये Q1 है इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और जो Q2 है इसका पोजीशन वेक्टर है R2। और Q2 का पोजीशन एज सीन फ्रॉम Q1 ये हमने बोल दिया R। अब अगर मुझे Q2 के ऊपर Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स देखना है तो वो ये वाला वेक्टर हो जाएगा, रेड वाला वेक्टर। ठीक है, यही वेक्टर अब मैं जो है कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये कितना निकल करके आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे ये R1 वेक्टर, R वेक्टर और R2 वेक्टर से मिलकर के बनता हुआ एक ट्राइंगल दिख रहा है। देखो मैंने इसको शेड कर दिया, ये ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस ट्राइंगल को देख करके हमको क्या समझ में आ रहा है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को मैं रब कर देता हूँ। तो ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर हम फॉलो करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, या फिर आई कैन से R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो ये तो R वेक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब अगर मुझे Q2 पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, माइंड इट मैं फोर्स वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है F वो कितना हो जाना चाहिए, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई चार्जेस हैं Q1 और Q2 और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो R है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ
दिस टाइम आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फोर्स वेक्टर। अब की बार मुझे फोर्स वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो एफ वेक्टर क्या हो जाना चाहिए, ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं आर कैप से। आर कैप क्या चीज़ है, आर कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो कि आर वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर हम मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सपोज मुझे एफ वेक्टर कैलकुलेट करना था, तो एफ वेक्टर का भी जो डायरेक्शन है वो वही है जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है। तो मैंने क्या किया, मैंने एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था उसको आर वेक्टर के डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे एफ वेक्टर मिल गया। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ। अब ये यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर मुझे आर वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। परफेक्ट। अब देखो, इसी को मैं अब ऐसे कह सकता था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब एफ तो हमको पता है कितना है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। या फिर इसको मैं लिख सकता था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। और आर वेक्टर हमने कैलकुलेट कितना किया था, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, आर वेक्टर की जगह मैंने लिख दिया आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, अपॉन नीचे में आर क्यूब था तो मॉड ऑफ आर टू माइनस आर वन का होल क्यूब। सो दिस इज द फोर्स वेक्टर एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो इस तरीके से आप अब फोर्स वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से। ठीक है, अब ये तो देखो बात हुई कॉन्सेप्ट की। अब इसकी एप्लीकेशन जब हम लोग देखेंगे तब मज़ा आएगा। पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, फिर आगे हम लोग इस पर अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों को गिवन है, अ चार्ज Q इज लोकेटेड एट R1 इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड अ चार्ज 4Q इज लोकेटेड एट R2 वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। देन कैलकुलेट द फोर्स वेक्टर एक्टिंग ऑन चार्ज 4Q ड्यू टू Q। तो पॉज करके एक बार कोशिश करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। ठीक है, कर लिया ट्राई? ठीक है, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो, पहला वाला जो चार्ज है वो Q है और दूसरा वाला जो चार्ज है वो 4Q है। मुझे कैलकुलेट करना है F21, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन दूसरा वाला चार्ज ड्यू टू पहला वाला चार्ज। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू इंटू आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर का क्यूब। ठीक है, यही तो अभी हम लोगों ने रिजल्ट कैलकुलेट किया था। तो अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये फोर्स वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो ज़रा इस रिजल्ट को देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें Q1 है, Q2 है, R2 है और R1 है। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो सबको नोट डाउन कर लेते हैं। Q1 जो है वो हमको कितना गिवन है, कैपिटल Q। Q2 जो है वो हमको कितना गिवन है, 4 टाइम्स कैपिटल Q। R1 वेक्टर जो है वो हमको कितना गिवन है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। सिमिलरली जो R2 वेक्टर है वो हमको कितना गिवन है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अच्छा अब हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2i कैप प्लस 2 माइनस 1j कैप प्लस 4 माइनस 3k कैप। तो
तो R2 माइनस R1 वेक्टर कितना हो जाता, जे कैप प्लस के कैप। भाई आई कैप वाला टर्म तो ज़ीरो ही हो गया ना, ठीक है। और R2 माइनस R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाता, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना हो गया, √2। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, F21 जो है वो कितना हो जाएगा, KQ4Q इंटू जे कैप प्लस के कैप अपॉन √2 का होल क्यूब। तो मैं लिख सकता था F21 इज इक्वल टू 4KQ² इंटू जे कैप प्लस के कैप अपॉन 2√2। अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता तो मैं लिख सकता था F21 इज इक्वल टू √2KQ² इंटू जे कैप प्लस के कैप। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इतना सिंपल है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। चलो तो पॉज करके ये भी नोट कर लो। मेरे ख्याल से अब एक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कैसे वेक्टर फॉर्म वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं अब वो आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लो। चलो आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है ऑल द चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए, देन फाइंड द फोर्स वेक्टर एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q इन ईच केस। तो ये फर्स्ट केस हम लोगों को गिवन है, इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है और 3 चार्जेस हैं इस क्यूब की वर्टिसेस पर रखे हुए हैं और जो स्मॉल क्यू चार्ज है उस पर बाकी के दोनों चार्जेस की वजह से आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लिया, ठीक है। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को। देखो यहां क्या अप्रोच होना चाहिए था हमारा। सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि चार्जेस की नंबरिंग कर लेंगे। ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसको हमने कह दिया चार्ज नंबर 1 और जो ये दूसरा वाला कैपिटल क्यू चार्ज है इसको हमने कह दिया चार्ज नंबर 2। अब जो चार्ज नंबर 1 है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे 0,a,0। जो चार्ज नंबर 2 है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,0,a और जो चार्ज Q है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a,a,a। तो इस तरीके से इन तीनों चार्जेस के मैंने जो है कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए। अच्छा अब अगर देखो ये स्मॉल q चार्ज की मैं बात करूं तो स्मॉल q चार्ज का पोजीशन वेक्टर एज सीन फ्रॉम फर्स्ट चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, ये r1 वेक्टर हो जाएगा और फर्स्ट चार्ज की वजह से स्मॉल q पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, ये f1 वेक्टर। ठीक वैसे ही ये जो स्मॉल q है इसका पोजीशन वेक्टर चार्ज नंबर 2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर। और q पर लगने वाला 2 की वजह से जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ये f2 वेक्टर। ठीक है, तो डायग्राम में मैंने ये दोनों फोर्स वेक्टर्स मार्क कर दिए। तो अब हम लोग देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग r1 वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो r1 वेक्टर है वो कितना हो जाना चाहिए, a-0 i कैप प्लस a-a j कैप प्लस a-0 k कैप। तो मैं क्या कह सकता था, r1 वेक्टर बराबर हो गया a i कैप प्लस 0 j कैप प्लस a k कैप। ये तो हमने r1 वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। अच्छा ये जो हम लोगों ने r1 वेक्टर कैलकुलेट करा इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता, मॉड r1, ये बराबर हो जाता अंडर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना बन जाता, √2a। तो जैसे अभी हम लोगों ने r1 वेक्टर के लिए काम किया ठीक उसी तरीके से हम लोग r2 वेक्टर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो r2 वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, a-0 i कैप प्लस a-0 j कैप प्लस a-a k कैप। तो मैं क्या कह सकता हूँ, r2 वेक्टर इज इक्वल टू
ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 0 के कैप। तो जो R2 वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दोबारा से अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो मॉड R2 विल बिकम इक्वल टू √2a। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात हमको एकदम क्लियर है। अब आगे देखो, F1 वेक्टर जो है वो क्या हो जाना चाहिए था, K Q R1 वेक्टर अपॉन मॉड R1 का क्यूब। अब ये जो R1 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर हम लोगों ने कितना भी कैलकुलेट करा, ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस ए के कैप। तो ये R1 वेक्टर कितना हो गया, ए आई कैप प्लस ए के कैप। और R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोगों ने कितना कैलकुलेट करा था, √2a। तो मॉड R1 का क्यूब कितना हो गया, 2√2a³। ठीक है, तो हम क्या कह सकते थे, F1 वेक्टर जो है वो कितना हो गया, KQQ अपॉन 2√2a² इंटू आई कैप प्लस के कैप। ये हम लोगों ने F1 वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली F2 वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, KQQ R2 वेक्टर अपॉन मॉड R2 का क्यूब। अब ये जो R2 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर देखो हमने कितना कैलकुलेट किया था, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये कितना हो गया, ए आई कैप प्लस ए जे कैप। सिमिलरली ये जो मॉड R2 क्यूब है, हमने मॉड R2 कैलकुलेट करा था √2a। तो मॉड R2 क्यूब कितना हो गया, 2√2a³। तो F2 वेक्टर जो है वो कितना निकल करके आ गया, KQQ अपॉन 2√2a² इंटू आई कैप प्लस जे कैप। अच्छा, अब जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। अब देखो यहाँ पर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ। तो वेक्टर्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्शंस के साथ ऐड करते हैं। तो देखो दोनों वेक्टर्स में क्या क्या हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो F1 वेक्टर लिखा है KQQ अपॉन 2√2a² और F2 वेक्टर भी KQQ अपॉन 2√2a² है। तो दोनों में ये आगे सामने वाला टर्म तो कॉमन ही आ गया। तो मैं क्या कह सकता था, F नेट इज इक्वल टू KQQ अपॉन 2√2a², कॉमन आ गया। ब्रैकेट में आई कैप प्लस आई कैप 2 आई कैप 0 जे कैप प्लस जे कैप, तो प्लस जे कैप, के कैप प्लस 0 के कैप, तो कितना हो गया, प्लस के कैप। सो नेट फोर्स हमारे पास कितना आ गया, KQQ अपॉन 2√2a² इंटू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये स्मॉल क्यू पर लगने वाला नेट फोर्स था बाकी दोनों चार्जेस की वजह से। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखो अब इस वाले केस में क्या है, एक चार्ज जो है वो ओरिजिन पर रखा हुआ है 3√3q और एक दूसरा चार्ज है कैपिटल Q जो कि स्मॉल q के ठीक नीचे है। तो दोबारा से हम लोगों को स्मॉल q पर इन बाकी दोनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। तो आई वुड सजेस्ट वीडियो को पॉज करो, कंसेप्ट और अप्रोच आप लोगों को क्लियर है, क्वेश्चन को पहले एक बार खुद से ट्राई करो। चलो ट्राई करो। हाँ भाई, पॉज करके ट्राई कर लिया? ठीक है, तो आई बिलीव अब ट्राई कर लिया है। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखो ध्यान से, देखो दोबारा से स्मॉल क्यू के ऊपर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करके बताना है बाकी चार्जेस की वजह से। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम चार्जेस की नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो 3√3q चार्ज है इसको मैंने बोल दिया चार्ज नंबर 1, और ये जो दूसरा वाला कैपिटल Q चार्ज है इसको मैंने कह दिया चार्ज नंबर 2। अब सबके कोऑर्डिनेट्स हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। तो जो चार्ज नंबर 1 है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0,0,
जो चार्ज नंबर 2 है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a, 0, a। और जो चार्ज स्मॉल q है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a, a। अच्छा, अब जो ये स्मॉल q चार्ज है, ये स्मॉल q चार्ज का चार्ज नंबर 1 के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये वाला वेक्टर हो जाएगा। मैंने कहा इसका नाम है r1 वेक्टर। अब इस चार्ज नंबर 1 की वजह से स्मॉल q के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो ये f1 वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली ये स्मॉल q चार्ज पर चार्ज नंबर 2 की वजह से अगर मैं बात करूं तो स्मॉल q का चार्ज नंबर 2 के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो ये r2 वेक्टर हो जाएगा। और q पर 2 की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो ये f2 वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब सबसे पहले r1 वेक्टर लिख लेते हैं। तो जो r1 वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, a - 0 i कैप प्लस a - 0 j कैप प्लस a - 0 k कैप। तो मैं कह सकता था r1 वेक्टर जो है वो बराबर हो गया a i कैप प्लस a j कैप प्लस a k कैप। अब अगर मुझे r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है मॉड r1, तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना हो गया, √3a। ठीक है, ये तो बात हो गई r1 वेक्टर की। सिमिलरली r2 वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो r2 वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, a - a i कैप प्लस a - 0 j कैप प्लस a - a k कैप। तो मैं क्या कह सकता हूँ, r2 वेक्टर जो है वो हो गया 0 i कैप प्लस a j कैप प्लस 0 k कैप। तो r2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सिंपली a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अच्छा, अब f1 वेक्टर लिख लेते हैं। तो f1 वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, k 3√3q q r1 वेक्टर अपॉन r1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब ये जो r1 वेक्टर है ये हमने कितना कैलकुलेट करा, a i कैप प्लस a j कैप प्लस a k कैप, और r1 का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट करा था √3a। तो r1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब वो कितना हो जाएगा, 3√3a क्यूब। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूँ तो मैं कह सकता हूँ f1 वेक्टर जो है वो कितना हो गया, k q q अपॉन a स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। देखो, एक तो 3√3 कैंसिल हो गया और एक यहाँ से जो a कॉमन आया वो a जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। आई होप ये बात एकदम क्लियर है। सिमिलरली अगर मुझे f2 वेक्टर लिखना है तो वो कितना हो जाएगा, k q q r2 वेक्टर अपॉन r2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। r2 वेक्टर हमने देखो कितना कैलकुलेट करा, 0 i कैप प्लस a j कैप प्लस 0 k कैप। तो r2 वेक्टर कितना हो गया, a j कैप। और r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया था a, तो इसका मतलब r2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो क्यूब है वो कितना हो गया, a क्यूब। तो f2 वेक्टर मैं कितना लिख सकता था, k q q अपॉन a स्क्वायर इंटू j कैप। तो मैंने f1 वेक्टर भी लिख लिया, f2 वेक्टर भी लिख लिया। अब जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा, q पर जो नेट फोर्स लग रहा है, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर। सो आई कैन से f नेट इज इक्वल टू k q q अपॉन a स्क्वायर। देखो दोनों वेक्टर्स में से k q q अपॉन a स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में i कैप प्लस 0 i कैप, तो i कैप प्लस j कैप प्लस j कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 0 k कैप, तो प्लस k कैप। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो पॉज करके इसको भी नोट कर लो। तो मेरे ख्याल से अब ये तो समझ में आ गया होगा कि जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है वो भी बहुत इजी है। ठीक है, बस बेसिक सा वेक्टर्स का कंसेप्ट है वही यूज होता है। चलो, तो पॉज करके इसको नोट कर लो और वीडियो को आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हैव अ नाइस डे।